एंजाइम ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री और जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये उन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली एंजाइम की बात नाम हम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बेसिक डेफिनेशन आती है कि एंजाइम वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या बायो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इन्हेंस करने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स आर नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही हैं। बायोमोलिकुलर जो प्रोटीन्स होते हैं वही होते हैं और ये बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को इन्हेंस करता है या फिर किसी भी रिएक्शन का जो प्रोसीजर है उसे अल्टर करने की पावर रखता है। एंजाइम को जो पहली बार यूज़ किया गया था, तो एंजाइम का लिटरली अगर मीनिंग देखें तो ये है यीस्ट, इन यीस्ट, यानी कि जब अल्कोहल की फर्मेंटेशन होती है तो उस टाइम पे जो यीस्ट हम यूज़ करते हैं और जहाँ पे जो प्रोसीजर होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं और यीस्ट की जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं, तो उस टाइम पे जो वर्ड यूज़ किया गया था उसे बोला गया था एंजाइम। और ये जो रिएक्शन वो होती है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की जो के साथ जो रिएक्शन होती है उसी में सबसे पहले ये यूज़ किया गया था। और इन यीस्ट में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो इस प्रोसीजर को करता है, वो होता है जाइमेज। उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेज। एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के रूप से सबसे पहले यूज़ किए गए हैं, इनका ओरिजिन 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इनका जैसे जैसे एंजाइम्स को हम बाद में यूज़ करते गए, लेकिन ओरिजिन होता है ना कि कब पहली बार यूज़ किए गए होंगे। तो अगर हम वाइन का देखें तो वो भी कम से कम 3000 साल पहले से ही रेगुलरली बनती आ रही है। तो इन यीस्ट का मतलब वाइन बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? यीस्ट ही। तो उसी के साथ ये जो प्रोसीजर है ये भी सेम ही है। तो जब से फर्मेंटेशन स्टार्ट हुई होगी, जब से मेटाबॉलिज्म के बारे में लोगों को पता चला है, तो तब से ही जो एंजाइम्स हैं उनके कैटालिसिस के बारे में पता है। एंजाइम्स जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक सबस्ट्रेट के लिए एक ही टाइप का एंजाइम हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो 2 सबस्ट्रेट के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि आज एक कोई और सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जो है वो रिएक्शन करवा रहा है तो कल किसी और के साथ। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, अब एंजाइम्स से 2 टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करते हैं उन्हें हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स बोलते हैं या फिर एंडो एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम मोस्ट जो मेटाबॉलिक हमारी जो रिएक्शंस होती हैं ना उनके लिए काम करते हैं, और ये प्लांट्स में या एनिमल्स में हर जगह जो भी सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक, उनमें पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या करते हैं, जो लार्ज जो पॉलीमर या फिर जो मोलिक्यूलर होते हैं उनको स्मॉल चेन के मोनोमर्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जैसे जो स्टार्च हो गया उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गया उनके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, वो सब इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं। अब है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो लिविंग सेल्स लिविंग सेल से बाहर, यानी कि लिविंग सेल ने उन्हें लिबरेट कर दिया है और कैटालाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जो इन्वायरमेंट के अंदर हो रही होती हैं, यानी कि एक्सो एंजाइम्स इन्हें हम बोल सकते हैं, यानी कि आउटर सेल के आउटर इन्वायरमेंट में जो बाहर हो रही होती हैं। इनमें होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो सब कैटालाइजिंग जो ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे एंडो एंजाइम प्रेजेंट है। सेल के बाहर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनके अंदर वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, मतलब सेल के डाइजेशन प्रोसेस से पहले जो शुरू होता है। जैसे हमारे गट के अंदर जो हम फूड खाते हैं उसके ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेल के अंदर नहीं है, वो बाहर है, वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है। माउथ के अंदर जो सलाइवा है वहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि माउथ के अंदर की जो स्किन है उसके अंदर जो एंजाइम है वो अलग है, टंग है उस पर जो एंजाइम है वो अलग है, लेकिन उसके बाद जो सलाइवा में प्रेजेंट है वो एंजाइम्स, उन्हें बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर, और इन्हें हम बोल सकते हैं एक्सो एंजाइम भी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, ये क्या करते हैं, ये भी वही पॉलीमर जो चेन्स होती हैं उन्हें मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं, जो एक्सो एंजाइम्स होते हैं, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंगस और कुछ जो इंसेक्टिवोरस होते हैं जैसे ड्रोसेरा और नेपथिन्स है उनमें पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो है वो एक्सटर्नल डाइजेशन का भी काम करते हैं। जब सेल ख़त्म हो जाती है
तो जो फैगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस होता है उसे इन्गल्फ करने का भी काम करते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे कहते हैं एंजाइम एंड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, जब कोई लोअर ट्रांजिशन में कोई भी पार्टिकल होता है, अगर उसे एनर्जी मिलती है तो वो हायर ट्रांजिशन स्टेट तक जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जब भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ फ्री एनर्जी लेवल्स जो है वो बायस हो जाते हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसे लेके जाते हैं, यानी कि एक हायर एनर्जी स्टेट तक उसे पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही होता है जब एंजाइम रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी कंज्यूम भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसे सर्टेन पॉइंट तक जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगी वहाँ तक एनर्जी ले जाना, उसे हाई ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं। फ्री एनर्जी जो है इसके लिए रिक्वायर होती है मॉलिक्यूल को, इसकी जो स्टेबल फॉर्म होती है। कोई भी, जब भी हम ये नेचर का लॉ ही समझो, जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे होती है, देखो वहाँ इनर्शिया वाले लॉ में भी ऐसे ही होता है, तो जब भी कोई चीज़ स्टेट पे होती है यानी कि स्टेबल स्टेट पे होती है तो उसे रिएक्टिव स्टेट में लाने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो लो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है टू हायर अनस्टेबल स्टेट तक ले जाने के लिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो स्टेबल स्टेट है लो ग्राउंड स्टेट पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है किसी की रिएक्टिविटी का जो ग्राफ हो वो ऐसे है, तो ये है लो ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब इसे हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है जिसकी वजह से जो इसका ग्राफ हो राइज करेगा और ये हाई एनर्जी एक्टिवेशन स्टेट में आएगा, तो ये जो एनर्जी की जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक, इस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये जो रिएक्टेंट्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कितनी एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करती है। और जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स के पास सेम एनर्जी होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, कुछ को प्रोवाइड करनी होती है। एंजाइम क्या करता है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन। अब एंजाइम का काम क्या होता है, या तो एनर्जी प्रोवाइड करना या फिर एनर्जी को कंज्यूम करना। वो क्या करेगा, अगर रिएक्शन ज़्यादा चल रही है तो हम उसे कम करने के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं, अगर रिएक्शन स्लो चल रही है तो उसे हाई करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एंजाइम यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन को इन्हेंस भी करता है एंजाइम और रिएक्शन की जो रेट है उसे स्लो भी करता है। एनर्जी, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेट होता है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स जैसे लो एनर्जी स्टेट में लाने के लिए एंजाइम दोनों टाइप का काम कर सकते हैं। वो सबस्टेट को ब्रेक डाउन करके उनकी जो एनर्जी होती है उसे कंज्यूम भी करते हैं और कुछ एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं, जिसे बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी के रूप में वो सबस्ट्रेट यूज़ कर सकता है। एंजाइम जो है रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जो दो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें क्लोजर लाने के लिए भी, उनको राइट ओरिएंटेशन प्रोवाइड करने के लिए भी एंजाइम ऐसे यूज़ करते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स, अब देखो हमने बिल्कुल फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स ही होते हैं। प्रोटीन की 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं हमें पता है। एक होती है हेलिकल स्ट्रक्चर्स, ये हेलिक्स। एक होती है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड कैसे होती है, अगर हम ऐसे सीट बनाएं, ये एक सीट, ये यहाँ से अगर ऐसे करें तो ये होती है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूँ तो ये है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, ये है हेलिकल स्ट्रक्चर्स। और एक होती है, ये होती है प्राइमरी, ये होती है सेकेंडरी, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, इस टाइप से प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर टर्सरी में क्या होता है, ये हेलिकल, बीटा हेलिकल और जो सीट स्ट्रक्चर है दोनों मिलकर बनाती हैं। इसे बोलते हैं हम अल्फा हेलिकल और इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा शीट्स। लेकिन जब टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये दोनों कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, इनमें जो चेन्स होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम होती है वो बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। और स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट के लिए, अब देखो जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से बनी होती है। ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन की एक सीक्वेंस है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, हम ऐसे मान के चलते हैं अमाइनो एसिड्स हैं। जो मैं बीड्स बना रही हूँ ये अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये है पूरा प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम है तो भी ये प्रोटीन ऐसे ही है। यहाँ पे जो ये अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी नंबरिंग होती है कि कितने अमाइनो एसिड्स का
कितने अमाइनो एसिड से मिलके जो है वो एंजाइम बना है, और उन अमाइनो एसिड्स पे ही एक्टिवेशन साइट्स होती हैं। 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स के साथ, ये देखा गया था। इसे कैसे देख सकते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, स्मॉल जो आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसे हम कैसे देखते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखते हैं। और ये जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती हैं, सब एंजाइम एक जैसे नहीं होते, हर एंजाइम की स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होती है। अब हम बात करेंगे राइबोन्यूक्लियेसिस क्या होती है। राइबोन्यूक्लियेसिस एक ग्लोबुलर प्रोटीन का स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं ये, बिल्कुल राइबोसोम्स जिसे हम बोल सकते हैं, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये स्मॉल होती हैं, और हम यूनिट पढ़ते हैं जैसे 50S जो आरएनए होता है वो 30 होता है, और 16S सब यूनिट्स का, 70S जो आरएनए होता है वो ऐसे बना होता है। उसमें जो 70S आरएनए क्या होता है? 70S अगर ऐसे सब यूनिट्स लिखी होती ना, 70S आरएनए 50S प्लस 30S का बना होता है, और जो 30S है ये 16S की 2 यूनिट्स का बना होता है, और जो 50S है ये भी ऐसे 40 और 30 का बना होता है। तो ये सीक्रेट कहाँ पे होता है? सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एंजाइम जो है हमारा पैंक्रियाज सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइसिस करता है कुछ बॉन्ड्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होते हैं इनडाइजेस्टेड फूड के अंदर। जब हम खाना खा रहे हैं तो अनडाइजेस्टेड जो फूड बच जाता है, इंजेस्टेड जो फूड बच जाता है, उसके अंदर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब इस एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है? इस एंजाइम में जैसे मैंने अभी बीड बना के दिखाया था, तो ये जैसे बीड्स होते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड सॉरी, ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो इस एंजाइम में ये जो अमाइनो एसिड है 124 प्रेजेंट होते हैं, 124 प्रेजेंट होते हैं, और इसमें लाइसिन होता है एट द एंड टर्मिनल। देखो 2 टर्मिनल होते हैं जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस में एक टर्मिनल होता है सी टर्मिनल, एक होता है एन। एन होता है, एन टर्मिनल होते हैं अमाइन ग्रुप्स, जहाँ पे अटैच होता है वो होता है एन टर्मिनल अमाइन ग्रुप, और यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, हमें पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक जिस एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है उसे बोलते हैं सी एंड, और जिस पे एन अटैच होता है उसे बोलते हैं एन टर्मिनस। इन्हें टर्मिनस भी बोल सकते हैं, टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 124 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और लाइसिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। लाइसिन जो अमाइन, हमारा जो टर्मिनस है, एन जो टर्मिनस है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है लाइसिन, लाइसिन प्रेजेंट होता है, और वेलिन प्रेजेंट होता है सी टर्मिनल पे। ये अमाइनो एसिड्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ जाता है एग्जाम में, और ये बताना भी बहुत आसान होता है। अगर ऐसे डायग्राम बना सकते हैं तो यहाँ पे लिख के सी टर्मिनस और यहाँ पे लिख दें वेलिन। राइबोन्यूक्लिक एसिड अगर जब बनाना हो तो और यहाँ पे लिख सकते हैं एन टर्मिनल, और यहाँ पे लिख सकते हैं लाइसिन। लाइसिन यहाँ प्रेजेंट होता है। अब सी टर्मिनल के बाद तो इसमें क्या होता है, जो 25% सेगमेंट होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। मैंने भी बताया ना कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है अल्फा, और सेकेंडरी जो होती है वो बीटा प्लेटेड सीट होती है, और टर्सरी स्ट्रक्चर में अल्फा भी हो सकती है और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो इसमें जो 25% जो होता है वो अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है, और बाकी जो भी होता है 25 के बाद 75% वो है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स। बिसाइड इसके बाद जो 8 जो सिस्टीन रेजिड्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनमें 4 जो डाइसल्फाइड जो लिंकेज होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बने होते हैं वो सपोर्ट करते हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। अब एक्टिवेशन साइट की जब हम बात करें थे, जहाँ पे भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें 124 होते हैं राइबोसोमल जो एंजाइम होते हैं राइबोन्यूक्लियेसिस में, तो इनमें होते हैं 124। तो 124 में जो एक्टिवेशन साइट होते हैं वो होती है 6 to 8। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये एन टर्मिनल है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये 7 to 6 7 और 8 तक, फिर 11 नंबर, फिर 12 41 42, और ऐसे सी टर्मिनस तक 117 119 यानी कि 117 119 तक, ये सब एक्टिवेशन साइट्स हैं। यहाँ पे जितने भी अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट है वो सब एक्टिवेशन साइट्स हैं। अब आते हैं लाइसोजाइम के बाद। लाइसोजाइम एक ऐसे ही स्मॉल जो ग्लोबुलर प्रोटीन वाला एंजाइम है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम हमारे जो टीयर्स होते हैं, नेजल जो म्यूकस होता है, जुकाम होने के बाद ज़्यादा पता चलता है,
गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन होता है, मिल्क जो होता है, एग वाइट होता है ना, ऐसे स्लाइमी जो भी जहाँ पे भी ऐसे थोड़ा स्लाइमी टेक्सचर होता है इस एंजाइम का, और ये यही काम करता है। तो इस एंजाइम में 129 अमीनो एसिड होते हैं, जहाँ हम लिख सकते हैं इसमें होते हैं 129, इसमें 129 अमीनो एसिड्स होते हैं और लिंकेज करते हैं एक दूसरे के साथ, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकंड ऐसे ही, इसमें 12% जो होता है वो बीटा कन्फ्रंटेशन होती है, 40% अल्फा हेलिकल होता है, बाकी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। देखो उसमें था 25% क्या था अल्फा हेलिकल, यहाँ पे 12% जो है बीटा कन्फ्रंटेशन है और 40% अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स है। अब ये फोल्डेड जो होती है सबसे, इसमें हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो आर ग्रुप होता है, आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो प्रेजेंट होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स में, जो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि जैसे हम जो एग वाइट होता है वो जो स्लाइमी सा टेक्सचर होता है ना एग वाइट को, उसके डालते हैं तो हाइड्रोफोबिक होता है। और इसके जो आउटसाइड पे होता है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है। एक्टिव साइट्स इसके पास होती है 35 पे, 52, 59, 129, जैसे ये 129 है, इनमें से यहाँ तक 129 है पूरे। तो यहाँ पे जैसे 35 यहाँ, 52, 59, 62, 63 और 107 यहाँ तक इसमें क्या है, ये एक्टिव साइट्स होती है। फिर है कीमोट्रिप्सिन्स। कीमोट्रिप्सिन्स जो होते हैं मैमेलियन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कैटालाइज करते हैं या फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रोटीन्स का। ये एग्जाम में ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस में भी आ जाता है। कीमोट्रिप्सिन जो है वो हाईली सिलेक्टिव होते हैं और इनके जो एक्शंस होते हैं वो कैटालाइज करते हैं या फिर हाइड्रोलाइसिस, जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में और कार्बोक्सिलिक जो साइड होती है अमीनो एसिड्स की उसमें भी। और ये किसकी मदद से करते हैं, एरोमेटिक और बल्क की जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स होते हैं ना उनके साथ। मॉलिक्यूल्स कीमोट्रिप्सिन में जो 3 जो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इनमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। एक में 30, 131 और 97 3 पॉलीपेप्टाइड जो चेन वाले ग्रुप होते हैं उनसे बना होता है कीमोट्रिप्सिन। और जो इसके अंदर जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है उसको मतलब स्टेबल करने के लिए 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कीमोट्रिप्सिन में बहुत सारी। क्योंकि देखो जब ये इसमें पहले से ही 3 वहाँ पे एक चेन थी, एक में 124 अमीनो एसिड प्रेजेंट थे, एक में 129 प्रेजेंट थे, यहाँ पे एक में 13, 131 और 97 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। उनमें कई सारे जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स है और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंजाइम का जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो डिस्कस करेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इन ए केमिकल रिएक्शन कैन अकर बाय सेवरल मोड्स। देखो किसी भी मोड से जो एंजाइम का रिएक्शन का जो प्रोसीजर है वो हो सकता है, या तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग की सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके हो जाए, या फिर कैटालिसिस। या तो देखो सबस्ट्रेट बाइंडिंग में क्या होता है, ये एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, इस पे सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ के बाइंड हो जाए और रिएक्शन स्टार्ट हो, 2 सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो गए और फिर जो है प्रोडक्ट बन जाए, एंजाइम इनसे निकल जाए। एक तो ये हो सकता है, या फिर एंजाइम प्रेजेंट तो हो, हमारे पास ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, हमने एंजाइम यहाँ से यूज़ किया है और उसने क्या किया, इन दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करनी थी वो दी, एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचाया, या फिर जो बॉन्ड ब्रेकिंग का काम था वो किया, यानी कि कैटालाइज किया रिएक्शन को। और या फिर सबस्ट्रेट प्रेजेंटेशन है, या फिर सबस्ट्रेट को, जैसे ये सबस्ट्रेट है हमें रिएक्शन करवानी है, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट है उसे नहीं पता है कि उसे रिएक्शन करने के लिए किस साइड पे जाना है, तो इस सबस्ट्रेट को यहाँ तक ले जाने के लिए, यानी कि सबस्ट्रेट प्रेजेंटेशन का काम भी और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का काम भी एंजाइम ही करते हैं। एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स पे। एंजाइम हमेशा बड़ा होता है सबस्ट्रेट से, एंजाइम का साइज बड़ा होता है। ऐसे ये एंजाइम है तो इसका साइज अगर सबस्ट्रेट छोटे छोटे हैं तो इनके पास जो है स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जो प्रोडक्ट बनता है, पहले एंजाइम है उसके ऊपर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिबरेट कर जाएगा और जो प्लस जो एंजाइम है ये सब प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पे जो एंजाइम है वो अपना रास्ता फिर नाप लेगा, वो भी चला जाएगा। अब जो इसके प्रोसीजर होता है, मतलब जो एक्शन होता है उसे डिफाइन किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हाइपोथेसिस होता है कि कैसे एंजाइम जो है वो रिएक्शन करता है वो है लोक एंड की हाइपोथेसिस। सबसे पॉपुलर है, हमेशा आता है और ये इतना ज़्यादा मतलब इलेबोरेटेड नहीं है। तो एमाइल फिशर जो थे साइंटिस्ट 1898 में, उन्होंने सबसे पहले इसका जो टेम्पलेट मॉडल है वो बनाया।
लॉक एंड की मॉडल का। और इस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बाइंडिंग साइट होती है सबस्ट्रेट एंजाइम की, उसके ऊपर जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाता है और एक्टिव साइट के ऊपर, मतलब एक टाइप से। और ये ऐसे ही होता है जैसे एक जो लॉक होता है उसकी एक स्पेसिफिक की होती है। एक ताला होता है ना, जैसे ये लॉक है और यहाँ पे अगर कोई की लगेगी तो वो स्पेसिफिक की ही लगेगी, ऐसा नहीं कि कोई भी की लगाओ तो ताला खुल जाएगा। तो ऐसे ही उसने दिया कि जो एंजाइम होता है उसकी जो एक्टिवेशन साइट होती है वो स्पेसिफिक लॉक की तरह होती हैं और सबस्ट्रेट वहाँ पे की का काम करता है। जैसे ही वो वहाँ पे अटैच होता है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। देखो ये अगर इसमें देखें तो ये हमारा एंजाइम है, यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है इसके लिए ये एक्टिवेशन साइट, इसके लिए ये एक टाइप से लॉक की, यानी कि जैसे ताले में चाबी परफेक्ट फिट होती है उसी टाइप से यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम का जो एक्टिवेशन साइट है वहाँ पे फिट हो जाता है और फिर जब प्रोडक्ट बनते हैं तो एंजाइम उसे लीव कर देता है। ये है लॉक एंड की मॉडल। अब इनफैक्ट जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग डिपेंड करती है वो रेसिप्रोकेट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती हैं उसी पे डिपेंड करती है। एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है। जो यहाँ पे जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला, ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होती है, ज़्यादा देर नहीं होता ये। तो ये कंफर्म कर पाना मुश्किल है, जैसा कि साइंटिस्ट ने बताया माइल फिशर ने कि ऐसा ही होता है, तो ये कंफर्मेशन नहीं होती, तो इसीलिए उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी और बहुत जल्दी जो प्रोडक्ट है वो बनता है। दिस प्रोसेस जो है इससे एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी लेवल, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा होता है और जो बॉन्ड जो है वो टूट रहे होते हैं प्रोडक्ट के सबस्ट्रेट के, तो उसी से जो एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एक्टिवेशन स्टेट, द बॉन्ड एंड सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं क्लीवेज के, मतलब ख़त्म कर देते हैं, एनर्जी ख़त्म हुई और वो दोनों अलग हो जाते हैं और एंजाइम जो है सेपरेट हो जाता है। इस मॉडल का सिर्फ एक ड्रॉबैक है, ये एक्सप्लेन नहीं करता जो स्टेबिलिटी होती है ट्रांजिशन स्टेट में। जैसे ये वाली जो हम बात कर रहे थे, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अब क्या होगा, अब प्रोडक्ट बनना है ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी, जो सबस्ट्रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बन रही है उसको ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं करता ये मॉडल, और इसी वजह से जो है इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद आता है एक इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये सबसे पहले कॉसलैंड ने बताया 1958 में, कॉसलैंड ने। और इस अकॉर्डिंग टू इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओरिजिनल शेप में नहीं रह पाते, ओरिजिनल शेप और जो स्ट्रक्चर होती है उनकी वो उसमें नहीं रह पाते और वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं जैसे जैसे उनके पास सबस्ट्रेट आता है। देखो इंड्यूस्ड फिट का मतलब जब इंड्यूस हो गया, मतलब सबस्ट्रेट जब इंड्यूस हो गया उस टाइम पे उसने वो फिट होगा एंजाइम के अंदर, तो ये हाइपोथेसिस है। इसमें देखो ये एंजाइम है, एंजाइम के पास दो साइट है। लॉक एंड की में क्या था कि पहले से ही उसने जो एंजाइम होता है उसके पास स्पेसिफिक साइट थी कि इस टाइप का सबस्ट्रेट आएगा तो वो वहीं अटैच होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्टिव साइट प्रेजेंट है लेकिन सबस्ट्रेट को उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो जैसे ही आया एंजाइम ने सबस्ट्रेट के हिसाब से जो है शेप को एडजस्ट कर लिया और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है सबस्ट्रेट बन गया। एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट के बाद जो है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो बन गया। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसके साथ क्या हुआ, अब प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम के साथ ही है। उसके बाद एंजाइम ने क्या प्रोडक्ट को रिलीज किया और एंजाइम सेपरेट हो गया। यह इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस्ड का मतलब जैसे जैसे सबस्ट्रेट आया एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए उसी टाइम पे जो है उसने अपना जो एक्टिवेशन साइट है उसे मॉडिफाई कर लिया। इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस सम कॉन्फिगरेशन ज्योमेट्रिकल चेंजेस, जो कुछ अगर सबस्ट्रेट के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं वो अपने आप में इंड्यूस कर लेता है एंजाइम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कुछ अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं जो बरीड रह जाते हैं इंटीरियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर, तो जो सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं वो मतलब चेंज कर देते होंगे। कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ना एंजाइम के अंदर, तो उसने ये बताया कि ये ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये था, जैसे वहाँ पे बना हुआ था, ये थी दो साइड, लेकिन सबस्ट्रेट की अगर ये शेप है तो ये अपने अंदर ऐसी ही जो शेप है उसे इंड्यूस कर लेगा एक्टिवेशन साइट को। तो ये किसकी वजह से होगा, तो ये हो सकता है कि जो अमीनो एसिड जो रेजिड्यूज होते हैं वो अपनी जो कन्फ्रंटेशन है उसे चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्शन। और एक अल्टरनेटिंग जो पाथवे है उसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट में भी फर्स्ट बाउंड, जो पहले जो है सबस्ट्रेट बाउंड होता है और जो कन्फर्मेशन जो चेंजेस होते हैं एक्टिवेशन साइट में वो होते होंगे।
और फिर बोथ जो दोनों के दोनों प्रोसीजर होते हैं अकर करते हैं एक साथ, जैसे आइसोमराइजेशन में होता है। और इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट आगे पहले बाइंड करता है, पहले सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, उसने डिटेक्ट नहीं किया एंजाइम ने, पहले सबस्ट्रेट ने बाइंड किया और उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी के साथ जो एक्टिवेशन साइट है वो चेंज होती है। अब एंजाइम की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पहली बात वो सबस्ट्रेट से लार्ज होते हैं, लार्ज साइज होता है उनका, तो उनकी जो रेट होती है, मीगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न की रेट होती है वो उनकी खुद की अलग टाइप से होती है। और एज ए रिजल्ट जो एंजाइम होती हैं वो कोलॉइडल सिस्टम जो होता है वो बनाते हैं पानी में। एक तो इनका साइज़ जो है वो लार्ज होता है और ये जो है कोलोइडल बनाते हैं। कोलोइडल क्या होता है? मिल्क जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल में क्या होता है कि हमें दिखता है एक टाइप से कि वाटर के अंदर कुछ मिक्स किया गया है और जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी सी दिखाई देते हैं, नहीं कि धुंधला, एक टाइप से ओपेक टाइप का सॉल्यूशन बनाते हैं। एंजाइम जो है कैटालिटिकली एक्सेलरेट करते हैं किसी भी रेट को, केमिकल रिएक्शन की रेट को, या फिर बायोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसमें भी। बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसी रिएक्शन में। मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन का पार्ट नहीं होते, वो रिएक्शन को सिर्फ कैटालाइज करते हैं। कुछ एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ एंजाइम क्या करते हैं, वो अपने ऊपर पूरी रिएक्शन करवाते हैं और इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है साथ में। लेकिन कुछ एंजाइम क्या होता है, जैसे सबस्ट्रेट यहाँ पे प्लस एंजाइम, ये बाइंडिंग का काम नहीं करते, ये सिर्फ इनको जो है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन को चेंज करवाते हैं और अंडरगोइंग जो क्वालिटीज़ होती है रिएक्शन की उन्हें चेंज करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं उनके एक्शंस पे, यानी कि जैसे लाइगेज होते हैं ना, उनका अपना स्पेसिफिक होता है। जैसे जो एंडोन्यूक्लियेसिस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेसिस होते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो एंड से कट करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियेसिस जो आउटर बॉन्ड्स पे कट करते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस जैसे ये साइट होगी यहाँ पे, जो बीच में कहीं से भी कट करेगा वो होगा एंडोन्यूक्लियेसिस। और एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या हो जाएंगे, जो आउटर साइट्स होती हैं उनको कट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो अपने एक्शंस के स्पेसिफिक होते हैं। जो प्रोटीनेशियस होते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, तो एंजाइम जो है वो हीट के ससेप्टिबल होते हैं। तो रेट ऑफ एंजाइम, हीट ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या, कि जैसे जैसे हीट बढ़ती है या कम होती है वैसे वैसे जो एंजाइम की रिएक्टिविटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर इफेक्ट होता है। तो ये जो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे जैसे एंजाइम जो हीट राइज होती है एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर तक राइज होती है, तो रिएक्शन डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। और फ्रीक्वेंटली जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर का 2 to 3 टाइम्स राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ये इफेक्ट करता है। एंजाइम जो है वो कैटालाइज करते हैं रिवर्जन ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो रिवर्जन भी कर सकते हैं रिएक्शंस का। एंजाइम जो है पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, और पीएच मीडियम, जैसे जो एसिडिक मीडियम होता है ना जितना, तो वो उनका भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। हमारे जो गट एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम पीएच पे काम करते हैं। कुछ जो होते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो साल्टी कंडीशंस में ही काम करते हैं एंजाइम्स। अब है एक्टिव साइट्स जो एंजाइम में प्रेजेंट होती हैं। एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट होते हैं उनसे एक्ट करने के लिए, एंजाइम्स आर मच लार्जर देन द सबस्ट्रेट, बहुत बड़े होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट से ज़्यादा बड़े होते हैं और स्पेसिफिक रीजन पे ही जो है रिएक्शंस होती हैं, और वो जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट फॉर द सबस्ट्रेट, उसे एक्टिव साइट बोलते हैं। एंजाइम की जो होते हैं डिफरेंट होते हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते तो सब प्रोटीन्स ही हैं, तो उनके कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं एंजाइम के अपने कॉमन फीचर्स। मतलब सब एंजाइम्स के क्या क्या कॉमन फीचर हो सकते हैं। एक तो प्रोटीन्स है, उनके अंदर अल्फा हेलिकल बीटा शीट्स, यानी कि जो उनकी स्ट्रक्चर है वो एक टाइप से सेम होगी, अमीनो एसिड रिपीट हो रहे होंगे। एक्टिवेशन साइट्स की सब में, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ऐसे हो सकता है कि इसमें 2 4 6 एक्टिवेशन साइट हैं, दूसरे में 8 7 9 एक्टिवेशन साइट है, ऐसे हो सकता है। अब जो एक्टिव साइट होती हैं, जैसे अभी बताया 124 में से कितने एक्टिव साइट्स थी, सिर्फ 6 to 7, 11, 25, 34 ऐसे, और 117 या फिर 119 तक एक्टिवेशन साइट थी। ऐसे ही जो एक्टिव साइट होती हैं वो
एक्टिवेशन साइट हमेशा, ये कभी मत भूलना कि हम ऐसे डायग्राम बना रहे हैं तो एंजाइम के पास ऐसे ही ये वाली एक्टिवेशन साइट होंगी। 2 डायमेंशन नहीं होता, वो 3D पूरी प्रॉपर साइट होती है अगर हम उसे 3D में देखें तो। और डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो अमीनो एसिड्स की जो चेन है वो प्रेजेंट होती है। द अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन होती है एटम्स की एक्टिवेशन साइट पे, वो वेल डिफाइंड होती है और हाईली स्पेसिफिक होती है। किस लिए स्पेसिफिक होती है? क्योंकि उसे उसी टाइप के सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करना होता है जिसके लिए वो एक्टिवेशन साइट बनी है। कुछ केसेस में जो एक्टिवेशन साइट है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जैसे हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ा ना अभी, उसमें चेंज होती है, तो ये उसे बताता है। द इंट्रैक्शन और फोर्सेज बिटवीन द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर रिलेटिवली वीक। जो इंट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर थोड़ा सा भी कोई टेम्परेचर वगैरह चेंज हुआ तो ही सबस्ट्रेट और एंजाइम जो वो अलग अलग हो जाएंगे एक्टिवेशन साइट पे, तो बहुत रिलेटिवली वीक होता है। और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जब दही वगैरह कुछ बनाते हैं हम तो उस पर होता है ना कि टेम्परेचर जो है वो हमेशा 25 डिग्री से 31 डिग्री के आसपास ही होना चाहिए जब दही वगैरह बनाते हैं, फिर थोड़ा और वार्मर टेम्परेचर होना चाहिए 33-35 तक। ऐसे ही द एक्टिव साइट एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रूव्स या फिर क्रेविसेस में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज क्वांटिटी जो वाटर जो है वो एक्सक्लूड करते हैं। अब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्टिव साइट के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल होता है। पहले सबस्ट्रेट आया एंजाइम के पास और फिर उसके ऊपर ये है एंजाइम, और यहाँ पे जब सबस्ट्रेट आके मिल जाएगा इसके साथ, ये दोनों सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आया तो उस टाइम पे जो बाइंडिंग, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसे एंजाइम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और ये अनस्टेबल होती है, ये भी होती है अनस्टेबल, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसका रीज़न, जो सबस्ट्रेट जो है वो इस पे बाइंड करता है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है, अब ये इसके साथ बाइंड करता है, एंजाइम तभी फ्री होगा, अब इसने बाइंड कर लिया इस साइट पे, ये तभी फ्री होगा जब उसने पूरी रिएक्शन वो भी कंप्लीट कर लेगा। और ये जो साइट होती है सिंगल एंजाइम को मिलियंस ऑफ टाइम यूज करवा सकती है, मतलब इस साइट पे बार बार उसी टाइप के सबस्ट्रेट जो है वो आ सकते हैं और मतलब जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम होते हैं जिन्हें मतलब अलग अलग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ और एडवांटेजेस होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के कि ये रिडक्शन करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, यानी कि हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट तक एनर्जी ले जाने के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अब जो काम है वो एंजाइम कर रहा है। एंजाइम की कुछ स्पेसिफिसिटी, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हो सकते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट को लेकर, मतलब इसी टाइप के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे और इन्हें वे वो एक्ट करते हैं स्पेसिफिक टाइप से। कुछ मोलिकुलर जो स्पेसिफिसिटी होती है वो अलग होती हैं। एक होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं कंपाउंड्स के साथ। देखो एक एंजाइम होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सबस्ट्रेट से रिएक्ट करते हैं। एक एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही कंपाउंड के 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं ना एल आइसोमर और डी आइसोमर, जो लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड आइसोमर्स होते हैं। जिनमें एल क्या होते हैं? एल जिनमें लेफ्ट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और डी क्या होते हैं? जिसमें राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक्टिंग करते हैं ओनली वन सबस्ट्रेट पे, जो होते हैं एब्सोल्यूट एंजाइम। जैसे यूरिएज एंजाइम जो होता है, यूरिया प्रोड्यूस्ड कहाँ से? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी, जो एक ग्रुप के टाइप के जितने भी जो सबस्ट्रेट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप वाले, उसे डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होता है वो, जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है, ये लैक्टेज वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ काम करता है। इंटरकन्वर्जन ये और हेल्प किस में करता है? पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड में। नंबर ऑफ जितनी भी स्ट्रक्चर होती हैं पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड की, उन सब में के कन्वर्जन में ये जो है उन कैटलाइज करता है। अब आते हैं ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, इसकी अब हम बात कर रहे थे। अनदर इम्पोर्टेंट इसमें होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जैसे सर्टेन जो रिएक्ट करते हैं 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ। एक ही कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, जो डी अमीनो और एल अमीनो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। इन एंजाइम में जो ऑप्टिकल स्पेशियलिटी होती है, मतलब स्पेसिफिसिटी होती है, वो उसके साथ एक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं 2 के साथ। कोई भी 2 कंपाउंड होते हैं, एल एंड डी एलेनिन,
ये एग्जाम्पल है, इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये एल एंड डी को कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। जैसे एल से जो डी आइसोमर है, ये एल आइसोमर था, एलेनिन का, ये डी आइसोमर में कन्वर्जन भी करवाते हैं। अब है ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, ये एंजाइम जो है ये ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है, यानी कि एटॉमिक जो शेप होती है ज्योमेट्रिकल, सिस और ट्रांस। सिस क्या होते हैं, ये जैसे यहाँ ग्रुप, ये कोई ग्रुप है, यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सेम ग्रुप, ये होता है सिस, और यहाँ से यहाँ अपोजिट में जो प्रेजेंट होता है ये होता है ट्रांस। ये ट्रांस, ये है सिस। तो ये सिस से ट्रांस में कन्वर्जन करवाने में भी ये ज्योमेट्रिकल शेप जो है उनकी स्पेसिफिसिटी के लिए भी जो एंजाइम है इनकी अपने मतलब जो रिएक्शन है वो एग्जिबिट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है फ्यूमिरेज, जिसे इंटर कन्वर्जन करवाता है फ्यूमरिक से मैलिक एसिड में। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नोमेनक्लेचर, इनके पीछे जो है सबसे मेन जो सफिक्स है वो लगाते हैं एज। कोई भी नेम हो, जो भी सबस्ट्रेट होता है उसके पीछे एज लगा देंगे तो वो सब उसी सबस्ट्रेट को रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल जैसे जो यूरिया के लिए काम करता है, यूरिएज हो गया, एंजाइम जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करता है। फ्रक्टोज वाले फ्रक्टेज हो गए, हाइड्रोलिसिस जो करते हैं वो हाइड्रोलेज हो गए, बाइफॉस्फेट हाइड्रोलेज। कुछ एंजाइम होते हैं जैसे सच एज ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, और ये इनमें जो है सबस्ट्रेट से इन्हें डिनोट नहीं करते। कुछ एंजाइम जिनमें एज लगाते हैं वो सबस्ट्रेट से के नाम के पीछे एज लगाने से डिनोट कर सकते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं उनके अल्टरनेटिव नेम होते हैं, और कुछ एंजाइम्स के नेम ऐसे होते हैं सिस्टम ऑफ एंजाइम जो इंटरनेशनली मतलब रैशनलाइज करने के लिए कि भाई चलो ये नाम रख लेते हैं, ये तुम्हें भी याद रहेगा, तुम्हें भी याद रहेगा, सबके लिए सही है। दिस सिस्टम जो इंटरनेशनल जो एंजाइम वाला जो नेमिंग का सिस्टम है उसमें 6 क्लासेस है मेजर, जो रिएक्शन कैटालिसिस के बेसिस पे बनाई गई हैं, और ईच एंजाइम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड विद 4 डिजिट क्लासिफिकेशन नंबर, और हर एक एंजाइम को 4 डिजिट का जो क्लासिफिकेशन नंबर है वो दिया गया है। जैसे ट्रिप्सिन को जो है, ट्रिप्सिन का नाम जैसे हम तो याद कर देंगे ट्रिप्सिन है, लेकिन उसका नाम है एंजाइम कमीशन ईसी नंबर, और उस एंजाइम को नंबर दिया 34214। जैसे ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम रखा और वो एग्री हुए कि ये नाम रखेंगे, तो उस एंजाइम को एक स्पेसिफिक कोड नेम दे दिया 34214, ये नाम दे दिया, ये ट्रिप्सिन का कोड है। एक ईच जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है यूआईडी, ऐसे ही तो जो फर्स्ट 3 नंबर है इसके जो 34214 है, 34214, इसके जो फर्स्ट 3 नंबर्स होते हैं वो डिनोट करते हैं कि ये हाइड्रोलेज है, इट इज हाइड्रोलेज है। और जो सेकंड नंबर होता है 4, जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर जैसे ये 3 है ना, ये तो डिनोट करता है कि ये हाइड्रोलेज है। जो हाइड्रोलेज जैसे एंजाइम होते हैं ना, कुछ हाइड्रोलेज हो सकते हैं, कुछ गायरेज हो सकते हैं, तो ऐसे तो ये एंजाइम है, ये बताता है कि हाइड्रोलेज एंजाइम है, यानी कि हाइड्रोलिसिस करता है। जो 4 होता है ये सेकंड नंबर बताता है कि ये प्रोटीएज है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। अब ये हाइड्रोलेज है, लेकिन किसका हाइड्रोलिसिस करता है, 3-4 से पता चलता है कि ये प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करता है, तो ये प्रोटीएज भी है। और जो थर्ड नंबर होता है इसी में 21 जो नंबर होता है वो बताता है कि ये सीरीन प्रोटीएज है, यानी कि सीरीन जो मतलब सीरीज होती है सीरीन, उनको जो क्रिटिकल सीरीन होते हैं उनको एक्टिव साइट पे, मतलब इसकी जो एक्टिव साइट बनेगी वो सीरीन बनेगी, सीरीन प्रोटीएज है, और इसी को ये हाइड्रोलाइज करवाएगा। और जो 4th नंबर होता है 4, वो इंडिकेट करता है कि एंजाइम जो है इसको एंजाइम टू बी असाइंड टू दिस क्लास, और ये इस मतलब 4th क्लास का एंजाइम है। देखो कितने हो गया, 3 हमें क्या बताएगा कि ये हाइड्रोलेज है, क्योंकि जैसे जो हाइड्रोलेज प्रोटीएज होते हैं वो। 4 क्या बताएगा कि ये प्रोटीएज है, ये प्रोटीन के लिए करता है। फिर 21 क्या बताएगा, ये सीरीन, ये अमीनो एसिड नंबर है कि इसकी जो एक्टिवेशन साइट बनेगी वो 21 जो अमाइनो है वहाँ पे, मतलब इस जो सेरीन अमाइनो है ये सेरीन है। और 4 क्या बताएगा कि इनको जो मतलब इनको जो है ये 4 वाली जो क्लास है उसमें रखा गया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होते हैं, ऑक्सीडो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवाने का जो काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आर यूजुअली फॉर्म हाइड्राइड आयंस और हाइड्रोजन एटम से बनते हैं। द मोस्ट कॉमन नेम
डिहाइड्रोजिनेज जैसे हम यूज़ करते हैं, या फिर रिडक्टेज जो यूज़ कर, सबसे कॉमन नेम तो यही है ना, डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज यूज़ करते हैं। और एन ऑक्साइड जो ऑक्साइड जो होते हैं वो रेफर करते हैं जो ऑक्सीजन एटम एक्सेप्टर होता है। ऑक्सीडेज जो होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन एटम को। फिर रहता है ट्रांसफरेज, ये ट्रांसफर रिएक्शंस का जो काम करते हैं, ट्रांसफर वन मॉलिक्यूल से दूसरे यानी कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से डोनर मॉलिक्यूल तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफरेज, और एक्सेप्टर तक पहुंचाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डोनर होता है वो कोफैक्टर होता है जो चार्ज हो जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो डोनर होता है जिसे मतलब देना होता है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम, ये जो है ये ज़्यादातर टाइम कोफैक्टर होता है और ये है एक्सेप्टर। यहाँ तक ये काम कौन करेगा, अब ये काम करेगा ट्रांसफरेज एंजाइम, यहाँ पे ये है, ये ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो ये जो होता है ये कोफैक्टर होता है, जो यहाँ से इसके साथ ये कोफैक्टर चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर आयन से और इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। तो हेक्सोकाइनेज हो गया जो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है। अब है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं वाटर के, अब है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस, यूजुअली इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो वाटर के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, चाहे कोई भी हो, ROH वाले, ROH नहीं होता वाटर का फंक्शनल ग्रुप, तो वाटर के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करवाने का काम करते हैं। तो इनमें एमाइड हो गया, ग्लाइकोसाइल हो गया, पेप्टाइड हो गया, एस्टर हो गया और कुछ ROH होता है। अब ये ना सिर्फ कैटालाइज ही नहीं करवाते हाइड्रोलिटिक, ये जो हाइड्रोलिटिक ग्रुप है उसके रिमूवल का काम भी करवाते हैं, सबस्ट्रेट से उसको हटाने का काम भी करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम भी करते हैं और कंपाउंड बनाने का काम भी करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन कौन सा एंजाइम था, कीमोट्रिप्सिन वो एंजाइम थे जिनके पास 3 टाइप की जो पेप्टाइड चेन्स थी वो प्रेजेंट थी। लाइसिस वो एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज द रिएक्शन जो फंक्शनल ग्रुप आर एडेड टू ब्रेक, जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके जो डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग का काम जहाँ पे होता है उस टाइम पे जो लाइज एंजाइम जो है वो यूज़ होते हैं। ये रिमूव करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज बाईफॉस्फेट एल्डोलेज, ये क्या करता है, ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट G3P और DHAP में जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी कटिंग में हेल्प करता है, उसे रिमूव करवाता है। अब आते हैं आइसोमरेज, बहुत बार पढ़ा होगा कि आइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं, ये कैटालाइज करवाते हैं रिएक्शन को, ट्रांसफर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती है ना, आइसोमेरिक जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज के आइसोमर जो हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स में क्या करते हैं, ये एंजाइम्स एक दूसरे को अलाउ करते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल चेंज होते हैं ना विद इन द कंपाउंड, तो वो आइसोमरेज होते हैं, मतलब चेंज करके। तो जो फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज है कन्वर्टिंग द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या एक दूसरे के आइसोमर ही तो है, एक OH ग्रुप इधर से उठा के इधर लगा देते हैं और दूसरा इधर से इधर, तो ये काम कौन करते हैं, ये आइसोमरेज करते हैं। फिर है लाइगेसिस, ये कैटालिसिस करते हैं जब 2 सबस्ट्रेट होते हैं लाइगेंड पे, लाइगेंड पे 2 सबस्ट्रेट बाइंडिंग होती हैं और ये कार्बन कार्बन या फिर कार्बन सल्फाइड या फिर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से जो बॉन्ड बन गए होते हैं उनकी मतलब लाइगेज एंजाइम बनवाते हैं। और ये क्या करते हैं, ATP का जो क्लीवेज का कपल जो क्लीवेज होता है उसमें भी हेल्प करते हैं लाइगेज एंजाइम। अब है फंक्शन एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ एंजाइम, फंक्शंस और बायोलॉजिकल रोल, मतलब बायोलॉजिकल क्या क्या काम कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ही। एंजाइम्स जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले एडिंग डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इनके बगैर एंजाइम्स के बगैर तो कुछ नहीं है। बहुत सारे एंजाइम्स जैसे काइनेज हो गया या फिर फोस्फेटेज हो गया, ये क्या होते हैं, ये सेल रेगुलेशन या सिग्नल ट्रांसमिशन में बहुत हेल्प करते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस थ्रू आउट द बॉडी, पूरा दिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं, बार बार माउथ से लेके माउथ कैविटी तक और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक एंजाइम ही प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिवेशन और इनहिबिशन का काम करते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, नेगेटिव जो मैकेनिज्म होते हैं, सिंथेसिस रेट जो होती हैं मेटाबॉलिज्म की, इंटरमीडिएट रेट, उन्हें बैलेंस करने का काम करते हैं।
ये आल्सो कैटालाइज दी पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन होती हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए होता है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनेगा तो होगा रेप्लिकेशन। अगर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए से डीएनए बनेगा तो ये तो होगा रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, फॉस्फोराइलेशन हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, फिर क्लीवेज हो गया, यानी कि प्रोटीन के साथ जो एक्स्ट्रा इनएक्टिव अमीनो एसिड जो चेन रह जाती हैं और जो एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन्स हैं उनके क्लीवेज के लिए जो यूज़ होते हैं उसे वो भी एंजाइम्स ही होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वो होते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स लेवल। जो एंजाइम का कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एंजाइम के लेवल को भी रेगुलेट करने के लिए उसके साथ शामिल होते हैं। मतलब कितना एंजाइम कहाँ पे सीक्रेट करना है, कितने एंजाइम को, जैसे जो आरएनए राइबोन्यूक्लियेज होते हैं, राइबोन्यूक्लियेज, तो वो एंजाइम क्या करते हैं, उनके सिक्रीशन को भी कंट्रोल करना एंजाइम्स का ही काम होता है। जो सिंस टाइट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल, हीमोस्टेसिस के लिए जो है एंजाइम्स की रेगुलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिजीज़ होती है जिसमें एंजाइम स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाते हैं, तो उस डिजीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, मतलब एंजाइम्स को कंट्रोल करने के लिए भी एंजाइम्स का ही यूज़ करते हैं। अब एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे वाइन प्रोडक्शन में, चीज़ प्रोडक्शन में, ब्रेड वाइटनिंग और डिज़ाइनिंग ऑफ फैब्रिक्स में। फैब्रिक में कैसे, फैब्रिक में भी जो हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं वो यूज़ करते हैं, गायरेज यूज़ करते हैं और लाइपेज तो नहीं यूज़ करते। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, सम एग्जांपल्स जो होते हैं जो एंजाइम से कैटालाइज करने की जो बेसिक जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर गन्ने का रस जो होता है ना उसका इन्वर्जन करना, C12H22O11 और इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना, इन्वर्जन हो गया। फिर डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया डिग्रेडेशन हमने 4 बार पढ़ लिया। जो यूरियज एंजाइम होता है वो NH2CO H2O और यहाँ से बनेगा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन जो आइसोमरेज एंजाइम होते हैं वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और जो प्रोटीन डाइजेशन का काम होता है, जैसे प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिन। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये स्मॉल में भी आ जाएगा और वैसे भी अगर ऐड करने में, तो एक होते हैं कोफैक्टर और एक होते हैं कोएंजाइम्स। तो सबसे पहले कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द एंजाइम्स टू शो देयर फुल एक्टिविटी। कोफैक्टर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम के साथ प्रेजेंट होते हैं, और ये कैन इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे मेटल आयन हो गया। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जो आयन जो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो ट्रांसफर करता है, किसका, आयंस का ट्रांसफर करता है यहाँ से, मतलब जो डोनर और एक्सेप्टर होते हैं उनके बीच में। तो जहाँ यहाँ पे जो कोफैक्टर होता है ना, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, ये एक्चुअल में कोफैक्टर ही है जिसके पास जो है वो मेटल आयन प्रेजेंट है, यानी कि जिसके पास जो है वो आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट है जो देने जा रहा है, ये एंजाइम है। तो ये जो मेटल आयंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फ्लेविन और हीम, हम हीम सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे आगे। कोफैक्टर लाइक जैसे जो जिंक एटम हो गया, कोफैक्टर कैसा भी हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी कंपाउंड हो सकता है, नॉन प्रोटीन होता है ये। और कार्बन जो एनहाइड्रेज होता है टाइटली बाउंड एक्टिव साइट पे एंजाइम्स हेल्प इन कैटालिसिस, ये कैटालिसिस में हेल्प करता है। सम कोफैक्टर जैसे जिंक एटम जो होते हैं वो कोफैक्टर का काम करते हैं। और द एंजाइम दैट रिक्वायर कोफैक्टर, जो जिस एंजाइम को कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो होता है एंजाइम अकेला एंजाइम है, वो रिएक्शन में शामिल होगा, रिएक्शन करवाएगा और आउट। एक एंजाइम होता है जिसे कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम स्कूल में जाने के लिए तैयार हैं, फॉर ये एंजाइम लगा लो, हमें स्कूल में जाना है। तो स्कूल में जाने के लिए पहली चीज़ क्या है, एक तो हम सीधा स्कूल में जाए पढ़ के वापस आ गए, ठीक है, लेकिन नहीं, जब हमें वर्दी पहननी पड़े स्कूल की, क्योंकि उसके बगैर हमारी एंट्री नहीं होगी, तो वर्दी क्या, वो कोफैक्टर है। क्या वो हमें पढ़ने में हेल्प कर रही है? नहीं। क्या वो ब्रेन है? नहीं। क्या वो हमारे चल के जाने वाला हिस्सा? नहीं। लेकिन वो क्या करेगी, वो हमें अंदर जाने में मदद करेगी, वो हमें स्कूल में आइडेंटिफिकेशन दिलवा सकती है। तो जो स्कूल की ड्रेस होती है वो, उसी टाइप से कोफैक्टर जो होते हैं। और हम क्या हो जाएंगे इस केस में, वर्दी तो हो गई, कोफैक्टर के साथ जिस एंजाइम को उसकी ज़रूरत होती है उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं। तो इस केस में हमें वर्दी की ज़रूरत है स्कूल में एंट्री के लिए, तो हम क्या हो गए, हम एपो एंजाइम हो गए। वर्दी क्या है, कोफैक्टर।
व्हेन दे फाउंड डू नॉट हैव कोफैक्टर बाउंड टू देम, और एपोएंजाइम्स जब उनके पास कोफैक्टर नहीं होता तो वो एपोएंजाइम्स है। हाउएवर वंस द कोफैक्टर बाउंड टू द एंजाइम दे टर्म एंड होलोएंजाइम्स। जब कोफैक्टर, अब एपोएंजाइम है, ये हो गया एपोएंजाइम, हम मतलब बिना वर्दी के हैं, हम एपोएंजाइम्स हैं, हमने वर्दी पहन ली, ये हमारी वर्दी है, इसके बीच में से लाइन बनाते हैं, ये हमारी वर्दी पहन ली, अब हम हो गए होलोएंजाइम्स, यानी कि अब हम पूरे स्टूडेंट हो गए, हम हो गए होलोएंजाइम्स। एपोएंजाइम्स बिना वर्दी के, वर्दी पहन ली, वर्दी किसकी, कोफैक्टर की, और अब हम हो गए होलोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली बाउंड, कुछ एंजाइम्स पे लूजली बाउंड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है कोएंजाइम्स का, वो होता है ट्रांसपोर्ट करना केमिकल जो ग्रुप्स होते हैं वन एंजाइम टू अनदर। एक ये एंजाइम से एंजाइम्स पे ट्रांसफर करने के लिए कुछ एंजाइम्स पे बाउंड होते हैं, ये केमिकल जो ग्रुप होते हैं उन्हें ट्रांसफर करना इनका मेन काम होता है। कॉमन जो कोएंजाइम होते हैं जैसे NADH हो गया, NADPH हो गया और ATP, और कुछ कंपाउंड ड्रिवन जो विटामिन से जो कंपाउंड होते हैं ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, वो सब कोएंजाइम का काम करते हैं। कोएंजाइम्स चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम एक्शन। कोएंजाइम यूजुअली कैसे बनते हैं, मतलब एंजाइम एक्टिविटी से ही ये जनरेट हो गए होते हैं और कंसीडर सेकेंडरी सबस्ट्रेट, और उनको सेकेंडरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे जो ATP जो मॉलिक्यूल्स होते हैं निकलते हैं, एंजाइम के साथ बाउंड भी होते हैं, एनर्जी होती है इनमें, और ये कोएंजाइम का काम करते हैं। इन सम एंजाइम्स कोएंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कोएंजाइम जो होता है वो एंजाइम से ही रिलीज हो गया होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है। द लेवल ऑफ कोएंजाइम इज कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड एंड मेंटेन्ड एट ए स्टेडी लेवल इन द बॉडी। जो लेवल ऑफ कोएंजाइम होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो रीजनरेटेड होता है ना, प्रोसेस चलता ही रहता है। जो ATP का लेवल है जैसे एनर्जी का, वो बनता रहता है और मेंटेन रहता है स्टेडी। और इसी के साथ ये खत्म होता है एंजाइम्स वाला कंप्लीट चैप्टर। और इससे ज़्यादा एंजाइम्स में कुछ नहीं है, ना ही एंजाइम्स का जो काइनेटिक्स है, एंजाइम काइनेटिक्स, उसका एक अलग से चैप्टर है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। काइनेटिक्स में जो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है उसके बारे में, लेकिन थ्योरेटिकल लिखने के लिए बहुत है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चैप्टर बहुत है।